जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम श्रीपाल और मैना सुंदरी के आगे की कहानी सुनेंगे। तो अभी धवल सेठ के सारे जहाज कोंकण देश की थाना नगरी पर पहुँच चुके हैं। अब धवल सेठ सोने से भरा थाल लेकर वहाँ के राजा वसुपाल की सभा में उपस्थित होते हैं। श्रीपाल वहाँ पर स्वागत मंत्री तो होते ही हैं। तो जब धवल सेठ वसुपाल राजा की सभा में आते हैं तो उनका वेलकम करने के लिए श्रीपाल राजा पान से भरा हुआ थाल लेकर उनकी ओर बढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते भी हैं। धवल सेठ उन श्रीपाल राजा को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे सोच में पड़ जाते हैं कि ये श्रीपाल ही है या कोई और व्यक्ति है, क्योंकि श्रीपाल को तो मैंने समुद्र में गिरा दिया था। तो इसी सोच में वो वहाँ के पहरेदार से पूछते हैं कि ये जो स्वागत मंत्री है ये कौन है। तब जो वो पहरेदार होता है वो बताता है कि किस तरह से श्रीपाल राजा एक चंपा के वृक्ष के नीचे सोए हुए थे और किस तरह से ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी और किस तरह राजा वसुपाल ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कराया और उन्हें स्वागत मंत्री का पद दिया। तो ये सब बातें सुनकर धवल सेठ समझ जाते हैं कि ये श्रीपाल राजा ही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी धवल सेठ के मन से ईर्ष्या का भाव बिल्कुल भी नहीं जाता है। वे अभी भी चाहते हैं कि किसी तरह श्रीपाल राजा को नुकसान पहुंचाया जाए। इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। तो एक दिन उनको एक नट का ग्रुप मिलता है। नट वे होते हैं जो दो साइड बांस के बीच में एक रस्सी पर चलकर और नृत्य कर कर लोगों को अपनी कला दिखाते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। तो धवल सेठ उन नट के सरदार से बात करते हैं और उनको धन संपत्ति का लालच देते हैं और कहते हैं कि किसी भी तरह आप राजा वसुपाल के सामने यह साबित कर दीजिए कि ये जो स्वागत मंत्री है यह एक आम आदमी है और यह एक क्षत्रिय नहीं है। तो जो नट के सरदार होते हैं वो धवल सेठ की बातों में आ जाते हैं और एक दिन राजा वसुपाल की राजसभा में अपनी कला दिखाने के लिए जाते हैं। उनकी कला को देखकर वसुपाल राजा बहुत ही खुश होते हैं और उन्हें बहुत सारे उपहार दिए जाते हैं। साथ ही वसुपाल राजा अपने स्वागत मंत्री को बुलाते हैं और उन्हें पान देने के लिए कहते हैं। तो जैसे ही श्रीपाल राजा उन नट के सरदार के सामने आते हैं वैसे ही वे नट उन श्रीपाल से कहते हैं कि अरे बेटा तुम यहाँ, तुम्हारे कारण देखो मेरी क्या हालत हो गई है। इस उम्र में भी मुझे ये सारी अपनी कला दिखाकर जीविका चलानी होती है। तो इस तरह जब राजा को पता चलता है कि यह एक क्षत्रिय नहीं है और एक नट का बच्चा है तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें अपने किए पर बहुत ही पछतावा होने लगता है कि मैंने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ कर दिया। और साथ ही साथ वसुपाल राजा उस ज्योतिष को भी बुलाते हैं जिन्होंने ये सारी भविष्यवाणी की हुई होती है। तब वे ज्योतिष कहते हैं कि मेरी भविष्यवाणी एकदम सही है। ये सारी घटनाएं जब मदन मंजरी को पता चलती है तो वे अपने पिताजी से आकर कहती हैं कि पिताजी मैंने इनके साथ इतना समय बिताया है तो मैं बहुत ही विश्वास से कह सकती हूँ कि ये एक क्षत्रिय है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। और सिर्फ एक ही तरफ की बात सुनकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं देना चाहिए। इस पर राजा कहते हैं कि हाँ यह तो बात सही है और फिर वो श्रीपाल को एक मौका देते हैं कि आप एक क्षत्रिय हैं ये साबित कीजिए। तो उसी समय श्रीपाल अपनी तलवार निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि आप अपनी सेनाएं लेकर आइए, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। इस बात पर राजा वसुपाल मौन ही रहते हैं। तो श्रीपाल समझ जाते हैं कि राजा वसुपाल उनसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तब श्रीपाल राजा वसुपाल से कहते हैं ये जो व्यापारियों का समूह इस नगरी में आया हुआ है इनके साथ मेरी दो पत्नियां भी जहाज पर हैं, आप चाहें तो उनसे बुलाकर मेरे बारे में पूछ सकते हैं। इस पर श्रीपाल की दोनों पत्नियां मदन रेखा और मदन मंजूषा को बुलाया जाता है और वे दोनों श्रीपाल राजा का वही परिचय देती हैं जो उन विद्याचरण मुनि ने बताया था। यह सुनकर कि श्रीपाल राजा उज्जैनी के नगरी के राजा हैं, कोंकण देश के राजा वसुपाल बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने अपने ही भांजे को नहीं पहचाना। इस तरह वसुपाल राजा और वो नट के सरदार साथ ही धवल सेठ ये सब श्रीपाल राजा से माफ़ी मांगते हैं और श्रीपाल राजा उन्हें माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन जो वसुपाल राजा होते हैं वे उन नट के सरदार को और धवल सेठ को मृत्युदंड देना चाहते हैं, लेकिन श्रीपाल के मन में कोई भी द्वेष का भाव नहीं होता है। वे इसे अपने कर्मों का ही फल समझते हैं और धवल सेठ को इन सब दुखों का निमित्त मात्र समझते हैं। मतलब कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो उनके अपने पूर्व जन्म के कारण हो रहा है, उसका फल देने के लिए धवल सेठ एक मीडियम मात्र है, ऐसा श्रीपाल राजा समझते हैं और उन्हें माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन धवल सेठ के मन में तो क्रोध होता है, अभी भी ईर्ष्या होती है, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो कुछ समय ऐसे ही बिताते हैं
और यहाँ श्रीपाल राजा अपनी तीनों पत्नियों के साथ बड़े ही आराम से राजमहल में समय बिताने लगते हैं। तो एक रात्रि को श्रीपाल अपने रूम में सोए हुए रहते हैं, तभी धवल सेठ वहाँ से आते हैं। तो धवल सेठ झरोके से देखते हैं कि श्रीपाल सेठ सोए हुए हैं, तो वे सोचते हैं कि आज मैं श्रीपाल को मार कर ही रहूँगा। ऐसा सोचकर वो एक कटार लेते हैं और अपनी कमर से बांध लेते हैं और खिड़की के रास्ते वो उस कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं। धवल सेठ थोड़े मोटे रहते हैं और खिड़की थोड़ी छोटी रहती है, साथ ही जो चाकू रहता है वो धवल सेठ के कमर पर बंधा हुआ रहता है। तो उस विंडो से निकलते समय वो चाकू धवल सेठ को लग जाता है और धवल सेठ वहीं मर जाते हैं। धवल सेठ की मृत्यु हो गई है, यह जानकर श्रीपाल को बहुत ही दुख होता है और उन्हें लगता है कि इन्हीं के कारण मेरे इतने विवाह हुए, इतनी संपत्ति आई, मैंने इतने देश विदेश इन धवल सेठ के साथ ही घूमे, लेकिन अंतिम समय में मैं इन्हें भगवान के 2 शब्द भी नहीं सुना पाया। श्रीपाल धवल सेठ का अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं और उनकी सारी संपत्ति उनके तीनों सज्जन मित्रों में बांट देते हैं। यहाँ श्रीपाल राज के 3rd चैप्टर का 4th पार्ट कंप्लीट होता है। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। यदि मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्रीपाल राज की अभी तक की सारी कहानियाँ मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।